हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ यश। तो अब तक की मॉडर्न इंडिया की कहानी में हमने देख लिया था कि भारत में रेलवे का विकास कैसे हुआ और विभिन्न माध्यमों से धन की निकासी कैसे होती है। तो फिर हमारे इस चैनल में हम आधुनिक भारत की कहानी फिर आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि ब्रिटिश भारत में ब्रिटिशर्स ने किस तरह से विभिन्न प्रशासनिक नीतियाँ अपनाई थी। तो इसमें हम बात करेंगे ब्रिटिशर्स के सिविल सेवा की, पुलिस व्यवस्था की, सैन्य व्यवस्था की और न्याय व्यवस्था की। तो इन्होंने ये प्रशासनिक नीति भी अपने स्वार्थ के लिए लेके आई थी, क्योंकि भारतीयों और ब्रिटिशर्स के बीच कोई अच्छा संबंध तो था नहीं, तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए इन्होंने सख्ती का सहारा लिया ताकि इनका प्रशासन में प्रभावी नियंत्रण हो सके और इन्हें राजस्व की प्राप्ति भी अच्छी तरीके से हो। और शासन में स्थायित्व के लिए इन्होंने कानून व्यवस्था का भी निर्माण किया। अब हम यहाँ से अध्ययन करते हैं कि भारत में सिविल सेवा परीक्षा का, सिविल सर्विसेज का विकास कैसे हुआ। तो जब बंगाल में द्वैत शासन लागू था ना, तब वहाँ के कंपनी के कर्मचारी बहुत भ्रष्ट हो गए थे। वो निजी व्यापार करने लगे थे और कंपनी के व्यापार पर ध्यान नहीं दे रहे थे। इसलिए वॉरेन हेस्टिंग ने पहले तो द्वैत शासन हटाया और उसके बाद आते हैं कॉर्नवालिस। तो उन्होंने पूर्णकालिक प्रशासनिक वर्ग का निर्माण किया था। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी में ही एक अलग विभाग होगा प्रशासनिक कार्यों के लिए, और कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार नहीं करने दिया जाएगा। उनको भ्रष्टाचार से रोकने के लिए पहले तो उनकी वेतन वृद्धि की गई, उनके उपहार लेने पर रोक लगा दी गई और जो सीनियर हैं उसके हिसाब से उनको तरक्की देने की बात की गई थी। और इसी के साथ सिविल सेवा का भी गठन किया गया था, जिसमें जो भी सिविल सेवक होगा उसका वेतन 1500 रुपये प्रति माह किया गया था। और इस वेतन के अलावा जो राजस्व जितना भी वो लोग अपने क्षेत्र से वसूल करेंगे उसका 1% दिया जाएगा। उस समय उस राजस्व का 1% बहुत बड़ी रकम होती थी। अब इनके कर्मचारी तो भ्रष्ट थे ही कंपनी के, और तो और ये हम भारतीयों को कहते थे कि हम भ्रष्ट हैं। इसलिए स्टार्टिंग में तो इन्होंने भारतीयों को भर्ती किया ही नहीं सिविल सेवा परीक्षा में, सिर्फ यूरोपियों को किया। और सिविल सर्विसेज के लिए वहां पे ट्रेनिंग भी होती थी, और ये ट्रेनिंग होती थी फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में। और यहाँ पर ट्रेनिंग लंदन के हैलीबरी कॉलेज की तरह करवाई जाती थी। फिर आगे आता है 1833 का अधिनियम, जिसकी धारा 87 में दिया है कि सिविल सर्विसेज में भर्ती के लिए अब योग्यताएं देखी जाएंगी। जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि का कोई महत्व नहीं होगा सिविल सेवा में। मतलब अब भारतीय भी इस परीक्षा में भाग ले सकते थे। फिर आता है 1853 का अधिनियम, जिसमें कहा गया था सिविल सेवा के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का प्रारंभ करना चाहिए। तो इसी से प्रेरित होकर 1855 में डलहौजी के काल में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया इंग्लैंड में। अब इसमें पहले जो भारतीय थे चयनित होने वाले, वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो 1863 में सेलेक्ट हुए थे, और उनके बाद थे रमेश चंद्र दत्त, जो 1869 में सेलेक्ट हुए थे। अब हम भारतीयों को सिविल सेवा परीक्षा में जाने से रोकने के लिए वायसराय लिटन ने सिविल सेवा परीक्षा के लिए उम्र घटाकर 19 वर्ष कर दी थी। और इसने ही वैधानिक सिविल सेवा परीक्षा की योजना बनाई, जिसमें प्रशासन में 1/6 जो पद होते थे उन्हें उच्च भारतीय वर्ग के लिए रिजर्व कर दिया था। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि 1919 से लोक सेवा आयोग के गठन के लिए विचार विमर्श होना शुरू हो गया था। फिर 1922 में भारत और लंदन में एक साथ एग्जाम कंडक्ट कराया गया। फिर अंततः 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन होता है और 1935 में संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है, जिसे हम आज जानते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के रूप में। तो हम इसका मूल्यांकन करते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा लाने से ब्रिटिशर्स को फायदा क्या हुआ। तो पहले तो उनसे पॉलिसीज बनाने के लिए सिविल सेवक मिल गए थे, उनका प्रशासन मजबूत होने लगा था, और ये सिविल सर्वेंट परिश्रमी होते थे, ईमानदार होते थे और स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करते थे। इसीलिए इन्हें ब्रिटिश साम्राज्य का इस्पाती ढांचा कहा गया है और आज के भारत में भी मौजूद है। तो चलिए अब सिविल सेवा के बाद बात करते हैं पुलिस सेवा की। तो पुलिस सर्विसेज के जनक भी कॉर्नवालिस को ही माना जाता है। इन्होंने पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति की थी, पुलिस चौकियों में बांटा था क्षेत्रों को, और उन पर दरोगा की नियुक्ति की थी। फिर 1861 में भारतीय पुलिस अधिनियम आता है, जिसमें पुलिस को ज्यादा अधिकार प्राप्त होने लगे थे और पुलिस अब आशंकाओं के आधार पर भी किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी। फिर आगे चल के सन 1902 में पुलिस आयोग का गठन होता है फ्रेजर की अध्यक्षता में, और साथ ही साथ गुप्तचर व्यवस्था की भी शुरुआत की जाती है। चलिए, तो प्रशासन के इन दो स्तंभों को देखने के बाद अब हम आगे बात करते हैं सैन्य संगठन की।
तो मेजर स्ट्रिंग लॉरेंस थे, जिन्हें भारतीय ब्रिटिश सेना का जनक माना जाता है। इन्होंने 1748 में मद्रास में भारतीय सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी का गठन किया था। तो अब यहाँ पर सैन्य संगठन का गठन करना क्यों जरूरी था ब्रिटिशर्स के लिए? तो पहले तो यहाँ के जो राजा महाराजा थे, जो भारतीय शक्तियां थी, उनसे जीतना था अंग्रेजों को। दूसरी चीज, जो उनके साम्राज्य के अंदर आंतरिक विद्रोह हो रहे थे, उनको दबाने के लिए जरूरी था। और तीसरी चीज, जैसे वर्ल्ड वॉर में हमारी सहायता भी तो ली थी इन्होंने, तो अपने वैश्विक साम्राज्य को सुरक्षित बनाने के लिए उन्हें सैन्य संगठन की आवश्यकता थी। अब इन्हें हमारी जरूरत तो थी, लेकिन सेना में भी हमसे नस्लीय भेदभाव किया जाता था। जैसे वेतन कम दिया जाता था भारतीय सैनिकों को, सुविधाएं कम दी जाती थी, और भारतीयों को सूबेदार से बड़ा कोई पद दिया ही नहीं जाता था। लेकिन तब भी सेना में हमारे सैनिकों की संख्या ज्यादा थी। लेकिन सिनेरियो ऐसे बदलता है कि 1857 का विद्रोह होता है, जिसके बाद ब्रिटिशर्स ने भारतीयों और यूरोपीय सैनिकों की संख्या सेना में मैनेज करना शुरू कर दिया था। इसी के तहत बंगाल में 2 भारतीय सैनिकों के साथ एक ब्रिटिशर सैनिक या फिर यूरोपीय सैनिक होता था। तो वहीं बॉम्बे और मद्रास में 5 भारतीय सैनिकों पर 2 ब्रिटिशर सैनिक रखे जाते थे। फिर आगे बात करते हैं, तो तोपखानों पर पूरा नियंत्रण अंग्रेजों का था। सैन्य टुकड़ियों को जाति और क्षेत्र के आधार पर बांटते थे ये लोग। तो ऐसी कुछ सैन्य व्यवस्था थी। लेकिन हम देखते हैं कि भारतीय सैनिकों की संख्या ज्यादा होने के बाद भी अंग्रेज भारत पर शासन करते रहे। इसका कारण ये था कि पहले तो राष्ट्रवाद की कोई भावना नहीं उत्पन्न हुई थी उस समय तक, और पहले से ही वेतन के बदले वफादारी की भावनाएं रहती थी हमारे सैनिकों के अंदर। तो ये थी सैन्य व्यवस्था। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं न्याय व्यवस्था की। तो अब हम आगे देखते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग के समय से ही ब्रिटिश न्याय प्रणाली स्थापित हो गई थी। जिलों में अदालतें होती थी, ये 2 भागों में बटी हुई थी, दीवानी अदालत और फौजदारी अदालत। और जो दीवानी अदालत थी उसमें हिंदू मामले हिंदू कानून के अनुसार और मुस्लिम मामले मुस्लिम कानून के अनुसार देखे जाते थे। अब ये जो दीवानी अदालत थी, इसमें भू संपत्ति और राजस्व से संबंधित मामले देखे जाते थे। मतलब किसी ने मनी से रिलेटेड फ्रॉड किया है तो वो दीवानी अदालत में जाएगा, और हिंसक अपराधों के लिए फौजदारी अदालतें होती थी, और इन दोनों अदालतों पर जिला प्रमुख न्याय करता था। फिर वारेन हेस्टिंग के बाद आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस का समय। तो इन्होंने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। इसके अंतर्गत उन्होंने राजस्व प्रशासन को अलग कर दिया, जहां अधिकारी जिलाधिकारी होता था, और न्याय प्रशासन को पूरी तरीके से अलग कर दिया, जहां पर न्याय का कार्य जिला जज करेगा। और इस कार्य में उनकी सहायता की थी विलियम जोन्स ने। अब इन्होंने फौजदारी मामले को पश्चिमी अवधारणा के अनुसार देखे जाने की बात कही थी। यह अवधारणा कैसी थी कि यदि हत्या होती है तो उसमें हत्यारे की भावनाओं को देखकर उससे सजा दी जाएगी। मतलब यह देखा जाएगा कि क्या सच में उसका इंटेंशन हत्या करने का था, या फिर उस पर किसी और का प्रेशर था, या फिर उसके साथ अनजाने में यह घटना घट गई। और फिर यह भी डिसाइड किया गया कि मृतक के जो अभिभावक हैं, मतलब जो उसके माता पिता हैं मृतक के, तो उन्हें आरोपी को माफ करने का या क्षमा देने का अधिकार नहीं होगा। मतलब अब सारे न्याय सिर्फ न्यायालय ही करेगा और कानून को ही सर्वोच्च माना जाएगा। फिर इसी संदर्भ में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जिसमें कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है, जिसका पहला जज होता है एलिजा एम्पले। और इस सुप्रीम कोर्ट में कलकत्ता के सभी अंग्रेजों और भारतीयों के मुकदमे लड़े जाते थे और उनकी सुनवाई होती थी। और यदि कलकत्ता के बाहर के कोई मुकदमे हैं, तो यदि दोनों पक्ष सहमत होते हैं तो उनकी सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में की जा सकती थी। तो अब इस न्याय व्यवस्था की समाप्ति के साथ हमारी ब्रिटिशर्स की प्रशासनिक नीतियां समाप्त होती हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं ब्रिटिशर्स की सामाजिक सांस्कृतिक नीतियों की। लेकिन इस नीति को अगले वीडियो में रखते हैं। तो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और शेयर भी करो दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।